So, hello friends and welcome back to my channel Only History because I know your problem. Myself दिव्यांश भारद्वाज और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं यहाँ पे मैं जो पढ़ाता हूँ वो क्लास कौन सी क्लास ले रहा हूँ ये सब आपको पता है कि यहाँ पे एग्जाम जो है जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है उनकी मैं क्लास यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है ना। ओनली एंड ओनली हिस्ट्री, ठीक है ना। आज स्लोगन मैंने बिल्कुल सही बोला, बहुत दिनों से ना एलवे क्लासेस को मैं मिक्स कर दे रहा था, ठीक है। चलो तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं मगध एम्पायर हमारा शुरू हो चुका था, ठीक है ना। इसमें क्या हम नंद वंश कंप्लीट कर चुके थे। आज हम देखेंगे मगध, वो सॉरी मौर्य, मौर्य और फिर उसके बाद में हम देखेंगे शुंग वगैरह, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि जो अगर जो टाइम बचा तो वैसे मौर्य आज ही कंप्लीट कर देंगे, लेकिन अगर टाइम नहीं बचा तो मौर्य के जो आपके जो अशोक के जो शिलालेख होंगे ना उनके बारे में डिस्क्रिप्शन है वो कब दूंगा, वो जब शुंग वंश कराऊंगा ना उससे पहले, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को गवाए, ठीक है ना। बात करते हैं मौर्य पीरियड की, जो मगध एम्पायर का सबसे महत्वपूर्ण जो है माना जाता है वंश। इसके अगर इसके बारे में बात करते हैं कि इसके जो सोर्स मिले वो कौन से मिले, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके लिटरेचर सोर्स, यानी कि जो किताबें मिली उनमें से सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन सी थी, जो चाणक्य की लिखी हुई थी, कौन सी, अर्थशास्त्र। दूसरी मिली इंडिका, ये किसकी, इंडिका किसने लिखी थी, इंडिका लिखी थी आपकी मैगस्थनीज ने। फिर है यूनानी ग्रंथ। यूनानी ग्रंथों में मैंने कल की क्लास में बताया था, यूनानी ग्रंथों में सैंडोकोटस और एंडोकोटस किसे कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। इंडिका मैगस्थनीज की, जो कि पूर्ण रूप से ओरिजिनल नहीं होती, इसके कुछ पार्ट जो है वो नष्ट हो गए थे, तो आज के विद्वानों ने किसी न किसी तरीके से अपना उन्होंने हिसाब लगाया और उसे जोड़ दिया, ठीक है ना। तो पूर्ण रूप में नहीं मिलती, ठीक है ना। देखो बात करें कि देखो लेखकों और इतिहासकारों ने जब इंडिका में अपना पोर्शन जोड़ा तो भाई सीधी सी बात है भाई, कुछ चीजें गलत हुई, कुछ चीजें गलत हुई। जैसे कि भाई इसने मैगस्थनीज ने क्या कहा कि जी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे अकाल नहीं पड़ता था, ठीक है ना। दूसरी चीज क्या गई कि जी अकाल नहीं पड़ता था, फिर लेखन लेखन कला का पता नहीं था। अगर लेखन कला का पता नहीं था तो अर्थशास्त्र कैसे लिखी गई, लेखन कला का पता नहीं था तो भाई अभिलेख कैसे लिखे जा रहे थे, ठीक है ना। इन्होंने कहा अकाल नहीं पड़ रहा था, अगर जो अकाल नहीं पड़ रहा था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन से अपने प्राण क्यों त्यागे, ठीक है ना। तो बहुत सी चीजें ये यहाँ पे मैगजीन गलत थे, क्योंकि या तो ये कह लो कि भाई ये एक ही एरिया में सिमटे रह गए। भाई चाणक्य थे भाई पूरा देखते थे ना, भाई चाणक्य तो भाई पूरा एक राज्य देखते थे, ये हो सकता है बस एक सिटी देख रहा हूँ मैगजीन, और भाई बात के विद्वानों ने जोड़ा तो हो सकता है कि इस वजह से भी थोड़ी कंफ्यूजन आ गई हो, ठीक है ना। बात करें देखो यूनानी ग्रंथों में सैंडोकोटस या एंडोकोटस नाम दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य का। इसका पता सबसे पहले किसने लगाया, सबसे पहले पता लगाने वाले थे विलियम्स जॉन सर विलियम्स जॉन सर विलियम जॉन, ठीक है ना। इन्होंने सन 1784 में ये यूनानी ग्रंथ पढ़ा, तो इन्होंने और सॉरी जिन्हों जिन्होंने सन सॉरी 1784 में क्या करा, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। किसकी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की क्या करी थी, स्थापना करी थी, ठीक है ना। सर विलियम्स ने ही सन 1784 में किसकी स्थापना करी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी, ठीक है ना। तो सर विलियम जोन्स ही ऐसे थे जिन्होंने यूनानी ग्रंथों को जब पहली बार पढ़ा और उन्होंने पहली बार नाम बताया कि एंडोकोटस और सेंडोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को बोला जाता था। अब बात करें देखो, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया तो उसने उसने हेरात, कांधार और काबुल क्षेत्र लेकर साम्राज्य में शामिल कर लिया और सेल्यूकस को माफी प्रदान कर दी। अब देखो क्या हुआ, जब अब भाई अलेक्जेंडर के बाद क्या सेल्यूकस ने हमला करता है किस पे, आपका चंद्रगुप्त मौर्य पे। चंद्रगुप्त मौर्य ना का आ जा बेटा तू आ जा, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पकड़ा, उसे हराया। हराने के बाद क्या करा भाई, क्या कहते हैं भाई, सेल्यूकस ने बहुत से जो एरिया थे वो जीत रखे थे, तो इसने किन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने हेरात, हेरात एक प्लेस है, एक तो हुआ हेरात, फिर दूसरा हुआ कांधार और तीसरा हुआ काबुल। इन तीनों को अपने कब्जे में लेके अपने साम्राज्य में मिला के अपने अधीन करके और सेल्यूकस को माफी प्रदान कर दी कि जा भाई मजे ले तो अपनी जिंदगी के, ऐसे करके, ठीक है ना।
चलो, बात हो गई लिटरेचर सोर्स की। अब जाते हैं हम सीधा पॉलिटिकल एक्टिविटी पे। पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में भी हमें बहुत सी किताबों से पता लगता है, ठीक है ना। इसमें से सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण किताब कौन सी है आपकी? अर्थशास्त्र से भी आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज का बहुत ज्यादा पता लगता है। अगर जो बात करें अर्थशास्त्र में, क्या क्या भाई, अर्थशास्त्र में हर चीज लिखी गई कि भाई अकाल पड़ता था, इतना इतना कर था, इतने सारे मिनिस्टर्स थे वगैरह, सबकी जानकारी आपको अर्थशास्त्र से मिल सकती है। सबसे ज्यादा जो जानकारी मिलती है ना इस समय की, सबसे ज्यादा अर्थशास्त्र से मिलती है, सबसे ज्यादा, ठीक है ना। चलो, लेकिन अर्थशास्त्र में जो सबसे बड़ी बात देखी गई है, अर्थशास्त्र में कहीं भी मौर्य वंश का नाम नहीं आता, ना तो मौर्य वंश का नाम आता और ना ही चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है, ध्यान रखना। फिर अच्छे पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो किताब बताती है वो है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई थी? विशाख दत्त के। इंडिका किसके द्वारा? मैगस्थनीज के द्वारा। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के। तो इसमें भी मुद्रा राक्षस में भी चाणक्य नीति के बारे में कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा जानने को, ज्ञान प्राप्त मिल जाता है, ठीक है ना। चाणक्य राज व्यवस्था के बारे में यहाँ से मुद्रा राक्षस से पता लग जाता है, मतलब थोड़ा सा शास्त्र इन्होंने पार्ट उठा रखा है। फिर ठीक है, फिर बात करते हैं चंद्रगुप्त के जो लौह स्तंभ है। दो ही लौह स्तंभ है, ठीक है ना। एक तो है सोहगढ़, किसका? सोहगौर का, सोहगौर का। और एक है किसका? महास्थान, 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 ठीक है ना। ये दो जो है, जो आपके जो आयरन पिलर है, ठीक है ना, जो लौह स्तंभ है, इसमें इन्होंने क्या पता, इसमें इसमें पता क्या लिखा गया है? किसके? जो सोहगढ़ और मस्तान से जो वो मिले हैं, इसके चंद्रगुप्त मौर्य के जो अभिलेख मिले हैं, आयरन पिलर मिले हैं, उनमें पता क्या लिखा है? इनमें पता क्या लिखा होगा? इनमें जब अकाल पड़ा ना, अब देखा, अब सोचो, जब आयरन पिलर आपका स्तंभ लेख का बता रहा है और इंडिका में क्या लिखा गया है? इंडिका में जी अकाल नहीं पड़ता था। अभी जब स्तंभ लेख ही बता रहे, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने आप सीधे ऑर्डर पे लिखवाया, ठीक है ना, तो उन्होंने कहा कि अकाल पड़ने पे सब सीढ़ी दी जाती थी। अकाल पड़ने पे सब्सिडी दी जाती थी। सब्सिडी आज के टाइम पे जानते हो कि मतलब कुछ पैसे दे दिया जाता था, ठीक है ना, वही चीज, ठीक है ना। सब्सिडी देखो कब से चली आ रही है। फिर बात करते हैं जब अकाल पड़ा, ठीक है ना, अकाल पड़ा भाई, चंद्रगुप्त मौर्य भाई हेल्प नहीं कर पाए, तो उस समय की राज्य की जरा प्रतिष्ठा देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य का चंद्रगुप्त मौर्य का मानना क्या था कि जब यार मैं अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाया, प्रजा की हेल्प नहीं कर पाया, तो मुझे राजा बनने का कोई हक नहीं है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना जो प्राश्चित है वो करने की सोची। तो एक जैन मुनि वे भद्रभहु, और मैं कल बताऊंगा, भाद्रबहु कुछ नाम करके था, ठीक है ना, कल बता दूंगा वैसे सही से। भाद्रबहु जो थे, वैसे भाद्रबहु ही है उनका नाम, भाद्रबहु एक जैन मुनि थे। तो उनके शरण में गए, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा कर, तू संलेखना से अपने प्राण त्याग दे। और संलेखना से, जैन धर्म में मैंने क्या बताया, संलेखना से प्राण त्यागने को क्या कहते थे? कि संलेखना उसे बोलते हैं कि बिना खाए पिए अपना आखिरी सांस तक भी कुछ खाना पीना नहीं है, और कि बस ध्यान करते हुए अपना प्राण त्याग दो, उससे सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है ना, मतलब सारे पाप हट जाते हैं। कहाँ पे हुआ? अगर जो बात करें कि भाई डेथ कहाँ पे हुई, तो एक जगह है सरवन बेलगोला, कहाँ पे? कर्नाटक में। यहीं पे इन्होंने संलेखना से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्राण त्याग दिए थे। ध्यान रखना, संलेखना से प्राण त्यागे थे किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो दो इसके हम टॉपिक कर चुके, लिटरेचर सोर्स और पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब हम देखेंगे क्या, ठीक है ना, अब हम देखेंगे थोड़ा सा बिंदुसार और अशोका के बारे में, ठीक है ना। अशोका के से फिर जो अशोका के जो, अगर टाइम बचा तो अभिलेख वगैरह आज ही करा दूंगा, मैंने साक्ष्य कल करा दूंगा, ठीक है ना। चलो, तो अब हम बात करेंगे किसकी? आपकी बिंदुसार की, और उसके बाद अशोका की, ठीक है ना। अब देखो, आज देखो, अशोक के मैं चाहूँ तो आपको अभिलेख जो है वो आज करा सकता हूँ, लेकिन अभिलेख थोड़े मेन हो जाते हैं क्योंकि उसमें जानकारी बहुत ज्यादा है इस समय, क्योंकि जानकारी जो सबसे ज्यादा मिलती है मौर्य डायनेस्टी की, मयूर वंश की, वो ज्यादातर या तो अर्थशास्त्र से मिलते हैं या आपके अभिलेखों से मिलते हैं। तो अशोक के अभिलेख एक मेन वर्क करते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको कल ही बताऊंगा, क्योंकि कल का जो शुंग वंश है ना, बहुत छोटा सा वंश है, तो वहां पे खत्म भी हो जाएगा और ये सब हम कर भी लेंगे, ठीक है ना। तो अब अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं बिंदुसार। बिंदुसार कौन था? बिल्कुल सही बात है, बिंदुसार जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे, ठीक है ना। तो जिनका यूनानी ग्रंथों में नाम चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? सैंडोकोटस या एंडोकोटस। किसने पढ़ा था पहली बार? जेम्स
विलियम्स, सॉरी सर विलियम जोन्स ने पढ़े थे, बताया था पहली बार। इनका नाम क्या था? अमित्र घाट या फिर अमित्रो चेत्रा, अमित्र घाट या अमित्रो चेत्रा इनका यूनानी ग्रंथों में नाम था। फिर बात करें इस समय काल, इनके समय काल में यानी कि बिंदुसार के समय काल में तक्षशिला में एक बगावत हुई, उसको दबाने के लिए। कहाँ पे बगावत हुई? तक्षशिला। तक्षशिला पाटलिपुत्री नाम बहुत ज्यादा यहाँ पे आते हैं, ठीक है ना। कहाँ पे हुई? तक्षशिला में एक बगावत हुई, तो उसे दबाने के लिए किसे भेजा गया? अशोक को। और अशोक उस समय क्या थे? अशोक किसके समय पे क्या थे जब बगावत हुई? बगावत किसके टाइम पे हुई? बिंदुसार के टाइम पे बगावत हुई। बगावत को दबाने के लिए, तक्षशिला की बगावत को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया। उस समय अशोक क्या थे? उस समय जो अशोक थे ना, वो अवंती और उज्जैन, जहाँ के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, छिपाड़ नदी है, ठीक है ना। देखो एक कहाँ पे? अवंती और उज्जैन, अवंती और उज्जैन के जो पास का इलाका है जहाँ पे क्षिप्रा नदी बहती है, ठीक है ना, जहाँ पे महाकालेश्वर मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध मंदिर है भगवान शंकर का, ठीक है ना। तो वहाँ के ये गवर्नर थे उस समय। क्या थे? गवर्नर थे अशोक। तो इन्हें तक्षशिला की जो बगावत है उसे दबाने के लिए भेजा गया। तो बिंदुसार के टाइम पे कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई, बस यही एक मेल था। बात करते हैं अशोक की, जो इस समय का सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि एक तरीके से कह लो मौर्य वंश का सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा काम कराने वाला कौन था? अशोका ही था, ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य भी बहुत मेन है, लेकिन उसके बाद अशोका ही को ही मेन माना जाता है, ठीक है ना। सन 1837 में, 1837 में, 1837 में एक व्यक्ति हुए, उनका नाम था क्या? जेम्स प्रिंस, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स प्रिंसेप, ठीक है ना। इनकी दी हुई जानकारी है 1837 में, जेम्स प्रिंसेप की दी हुई जानकारी के मुताबिक यह है कि अभिलेख ज्यादातर ब्राह्मी लिपि, ज्यादातर जो अभिलेख थे, भाई मैंने अभिलेखों की बात करी ना, तो थोड़ा सा बता रहा हूँ बस अभिलेखों के बारे में आज आपको। अगर अभिलेखों की बात करें तो इसके जो ज्यादातर जो अभिलेख थे अशोक के, वे ब्राह्मी लिपि में थे, ठीक है ना। लेकिन ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं, लेकिन खरोष्ठी अरामाइक यूनियन लिपि भी में भी लिखे जाते थे। देख रहे हो कितनी भाषा हो गई। अगर कोई पूछे कि भाई अशोक के जो अभिलेख थे कितनी भाषा में लिखे जाते थे, तो भाई 4 भाषा बताना, कोई एक मत बताना, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे हैं जैसे गोवा लेख है वो सिर्फ एक में लिखा गया, ऐसे भी होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। चलो, अभिलेख, सभी अभिलेखों में देखो, सभी अभिलेखों में इसका जो नाम था ना, अशोक का जो नाम था, भाई पढ़ा किसी ने? जेम्स प्रिंसेप ने भाई पढ़ के बताया कि भाई जो भाई इसकी जो भाषा थी भाई वो क्या थी? सबसे ज्यादा जो यूज हुई थी ब्राह्मी, ठीक है ना। फिर खरोष्ठी अरामाइक और यूनानी लिपि भी कहीं कहीं पे यूज होती हुई नजर आती है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, ठीक है ना। लेकिन जो देखा गया ना कि सबसे ज्यादा मतलब जो नाम लिखा गया, जो अभिलेखों में नाम लिखा गया, वो नाम लिखा क्या गया? देवनाम प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी इसका नाम लिखा गया। एक्सेप्ट कौन कौन से? मास्की, मेकू और उद्गोलन को छोड़कर। किस किस का? तीन 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 उनको छोड़ के, तीन तीन जगह के अभिलेख को छोड़ के, कौन कौन से? एक तो मास्की का अभिलेख, ठीक है ना, मास्की अभिलेख, फिर हुआ मैतुक का अभिलेख, और फिर हुआ उदय गोलन का अभिलेख। इन जगह छोड़कर, इन 3 जगहों को छोड़कर और सब अभिलेखों में इसका क्या नाम रखा गया? क्या नाम रखा गया? देवनाम प्रियदर्शी। और यहाँ पे इसका नाम अशोक ही लिखा गया, तो पहचान लिया गया, ठीक है ना। इस तरीके से पहचाना जाता है। फिर देखो क्या हुआ? 7वें साल के बाद, यानी कि जब 8वें साल में ये, जब ये जब ये 8वें साल में पहुंचे ना अशोक, मतलब कि जब 8वां साल शुरू हुआ इनके शासन को, एक्सेप्ट यानी कि अप्रोक्स कब? अप्रोक्स 261 बीसी के करीब, 261 बीसी के करीब, जब क्या कहते हैं, तो इन्होंने कलिंग पे आक्रमण कर अपनी जीत हासिल की। आक्रमण किया कलिंग का, कलिंग युद्ध हुआ, जिसके बाद अशोक का जो माइंड हुआ वो चेंज हुआ। जब उन्होंने पिछले यार बिल्कुल ही टेंशन पड़ा है भाई, सब मर गए, खून खराब हो रहा है, मिला क्या, ठीक है ना। तो उसके बाद इन्होंने अपनी धर्म नीति चलाई, ठीक है ना, अपनी धर्म नीति चलाई। तो
अशोक की धर्म नीति बौद्ध बौद्ध धर्म की नहीं थी, ठीक है ना। अशोक की धर्म नीति अपने आप में अलग नीति थी, ठीक है ना। कहीं कहीं पे ये मिलता है कि भाई इसके बाद इन्होंने क्या कहते हैं कि भाई युद्ध वगैरह करना छोड़ दिया था, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे एविडेंस भी मिलते हैं कि अशोक ने सेना भंग नहीं की थी, ठीक है ना। कहीं कहीं पे भाई ये कहते हैं कि भाई इन्होंने सेना भंग कर दी थी वगैरह वगैरह, नहीं। कहीं कहीं पे ये भी उल्लेख मिलता है, कहीं कहीं पे ये भी एविडेंस मिलता है कि भाई कलिंग युद्ध के बाद इन्होंने सेना भंग नहीं की, ठीक है ना। फिर फॉर एग्जाम्पल आठवीं जातियों को जो शक्तिशाली, देखो जो आठवीं जाति थी, जो आठवीं जातियां थी, जो शक्तिशाली जो जाति थी, उनको चेतावनी दी थी। और उसमें पता क्या लिखा था, जो बिना सेना के, मतलब उस चेतावनी में इन्होंने कहा था कि युद्ध करने की कोशिश ना करें, मैं वो ही अशोक सम्राट हूँ जिसने कलिंग युद्ध लड़ा, ठीक है ना। तो भाई बिना सेना के तो भाई हिम्मत ही नहीं थी कि भाई बिना सेना के भाई ये ऐसे वो दे देगा, धमकी किसी को भी चेतावनी दे देगा, ठीक है ना। तो सेना ना हो दूसरा सिर पे चढ़ जाएगा एकदम, ठीक है ना, ऐसे ही होगा, ठीक है ना। फिर अभिलेखों की जानकारी बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। सारे अभिलेखों की बराबर की गुफाएं और भाई कौशाम्बी अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख, सबकी बात हम बाद में करेंगे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं जो दशरथ, ठीक है ना। अगर जो अब देखो अशोक का जब 10वां वर्ष, जब 10 वर्ष का था ना जब अशोक, देखो अब वो बात करें कि हाँ बौद्ध धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म की तरफ थोड़ा सा ध्यान था, लेकिन जो अशोक का धम्मा और अशोक का धम्मा, ऐसा करेंगे कल अशोक के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है ना। अशोक की जो ये अभिलेख वगैरह है, जो इसकी नीचा वगैरह, कल पूरा अशोक के बारे में बात करेंगे, किसी और के बारे में बात नहीं करते, ठीक है ना। ये तो गोली मारो सुंग वंश को कल के लिए, ठीक है ना। 5-10 मिनट की भले ही हो, इसके बारे में ही बात करेंगे अशोक के बारे में, ठीक है ना। अभी मौर्य काल चल रहा है तो मैंने बता दिया, ठीक है ना भाई, इतना भाई उसके बारे में मैं बताऊंगा कि भाई बौद्ध धर्म से हम ज्यादातर बंदे सोचते हैं कि भाई बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं, अशोक का धम्मा अलग था, बौद्ध धर्म अलग था। बौद्ध धर्म में हाँ उसकी थोड़ी सी रुचि थी, वो भी बताऊंगा कैसे कैसे उसमें आई, ठीक है ना। फिर बात करते हैं दशरथ। दशरथ ने नागार्जुन की नागार्जुन जो है नागार्जुन की गुफाएं बनवाई थी। नागार्जुन में गुफाएं बनवाई थी, कहाँ पे, नागार्जुन में आजीविका के लिए गुफा बनवाई थी। नागार्जुन में आजीविका के लिए, यानी कि आजीविका के लिए भाई जो संत वगैरह थे भाई बारिश वारिश में रुक गए, उनके लिए वहां पे गुफा बनवाई गई थी, किसके द्वारा, दशरथ के द्वारा, ठीक है ना, ठीक है ना। उसके बाद भाई अशोक ने भी बहुत सारी गुफाएं बनवाई, ठीक है ना, अशोक ने भी बहुत सारी गुफाएं बनवाई, ठीक है ना। चलो, अपने पूर्वज अशोक की तरह इसने भी क्या करा, अपने इसने भी एक उपाधि धारण की थी, क्या, देवनाम प्रिय दर्शी। अशोक ये थे, ठीक है ना, लेकिन ये अशोक का मतलब पड़पोता वगैरह कुछ रहा होगा, ठीक है ना, दशरथ। तो इन्होंने भी अशोक की ही तरह उपाधि धारण करी, देवनाम प्रिय दर्शी थी, ठीक है ना। फिर क्या हुआ 185 में अप्रोक्स, अब यहाँ से क्या हुआ, अब यहाँ से इनका भाई जो दशरथ के बाद, दशरथ भी भाई कमजोर शासक था, उसके बाद जितने भी शासक हुए सब कमजोर होते चले गए। तो 185 बीसी में 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग ने, जो सेना नायक थे इस समय, पुष्यमित्र शुंग ने लास्ट मौर्य शासक, किसने, पुष्यमित्र, किसने, पुष्यमित्र शुंग ने, जो लास्ट शासक था इस इनके मौर्य वंश के, कौन थे, ब्रह्मदत्त या भरदत्त, ठीक है ना, ब्रह्मदत्त या फिर भरदत्त, बृहदत्त, ठीक है ना, दो नाम से जाना जाता है, ब्रह्मदत्त या भरदत्त की मृत्यु कर इन्होंने अपने आप को अपने आप को शासन के लिए, मतलब अपने आप शासन करना शुरू कर दिया। फिर भाई पता नहीं क्यों हुआ, पता नहीं, इस वजह से वो भाई कमजोर हो गए थे शासक बहुत ज्यादा, राष्ट्रतंत्र कमजोर पड़ गया, अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई। अशोक के समय से ही, देखो अशोक के समय से ही जो टैक्स था ना, वो लेना बंद कर दिया, एक तरीके से बंद कर दिया, आधे तो बंद कर दिया, आधे कम कर दिया। तो वहीं से ही भाई अर्थव्यवस्था तो वहीं से बिगड़नी शुरू हो गई, ठीक है ना। तो टैक्स नहीं लाओगे तो भाई सेना को क्या दोगे, ठीक है ना। तो बहुत सी चीजें देखी गई, ठीक है ना। चलो, आज के लिए इतने यहीं पर रुकते हैं। अब कल हम जो बात करेंगे, मैं कल अशोक के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि ये सबसे मेन आता है भाई। मौर्य वंश पढ़ा रहे थे तो भाई पढ़ाना जरूरी था, मैंने सोचा आज मौर्य वंश पूरा कर देंगे, ठीक है ना। कल अशोक के बारे में ही बनाऊंगा, भले 5 मिनट की वीडियो बनाऊँ, कल सिर्फ अशोक की बात करेंगे, ठीक है ना। चलो, आज के लिए बस इतना, क्योंकि यार अशोक मेन है, उसके अभिलेख मेन है, यही सबसे ज्यादा इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है मौर्य काल में, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, अशोक से ही आता है, ठीक है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अपने घर रहें, सेफ रहें,
ठीक है ना। स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।